हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का लेसन फर्स्ट चल रहा है हमारा। इसका लास्ट पार्ट आज मैं लेके आया हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो क्लास आज हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं स्टाइशियोमेट्रिक, मतलब हिंदी में कहते हैं स्टाइक्योमिति, तथा स्टाइक्योमिति पर आधारित गणनाएं। क्लास आणविक सूत्रों तथा प्रतीकों द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में प्रदर्शित करने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पर ये NaOH लिखा है। क्लास एक क्या है? ये एक यौगिक है जो तीन चीज़ों से मिलकर बना है। Na मतलब सोडियम, O मतलब ऑक्सीजन, H मतलब हाइड्रोजन। इन तीन चीज़ों के एटम, सोडियम का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम मिलकर बनाते हैं NaOH। प्लस हाइड्रोजन का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम मिलकर बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी प्रकार Na का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि कभी किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके सूत्रों के ये जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट यानी कि तत्व हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इनके प्रतीक होते हैं। ये Na क्या है? सोडियम का प्रतीक है। O क्या है? ऑक्सीजन का प्रतीक है। इन प्रतीकों से के जरिए से हम इस प्रकार से कोई अभिक्रिया दर्शाते हैं, उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे ये जो अभिक्रिया है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों की अभिक्रिया है, जिसमें बनता है सोडियम क्लोराइड और जल, यानी कि H2 वाटर बनता है। ये एक रिएक्शन है क्लास। इसको भी पढ़ के आपको समझ में आ गया। NaOH मतलब सोडियम, OH को कहते हैं क्लास हाइड्रो ऑक्साइड, और H मतलब हाइड्रोजन, Cl मतलब क्लोरीन, तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं क्लास तो बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड तथा वाटर। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो कोई केमिकल रिएक्शन क्लास हम लिखते हैं ना, तो इधर जो चीज़ें लिखी होती है ये कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं क्लास? अभिकारक। और एरो के बाद जो चीज़ें लिखी होती है ये होते हैं उत्पाद। मतलब ये रिएक्शन से पहले क्या चीज़ है, अभिक्रिया से पहले की चीज़ है, और ये दोनों अभिक्रिया के बाद में जो बनते हैं उन्हें उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है क्लास, रासायनिक समीकरणों को लिखने की कई प्रकार की विधियां हैं। ठीक है, अभिकारकों के सूत्रों एवं प्रतीकों को तीर या समता के चिन्ह के बाईं ओर, मतलब इस चिन्ह के लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर क्या लिखे जाते हैं? अभिकारक लिखे जाते हैं। क्लास क्या लिखे जाते हैं? अभिकारक लिखे जाते हैं। और दाईं ओर उत्पादों एवं प्रतीकों के सूत्र लिखे जाते हैं। किधर? दाईं तरफ। क्लास यहाँ पर इस तरफ क्या लिखे? उत्पाद, यानी जो आंसर आता है वो। यदि अभिकारक तथा उत्पाद एक से अधिक हैं तो उनके बीच धन का चिन्ह लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक और एक दो अलग अलग चीजें, तो प्लीज में क्या लगाया? प्लस लगाते हैं। यौगिक को अणु रूप में तथा तत्वों को परमाणु रूप में लिखते हैं, लेकिन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्रमशः H2, N2, O2, Cl2, Br2 और I2 कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन को क्या कहते हैं क्लास? H2, नाइट्रोजन को N2, ऑक्सीजन को O2, क्लोरीन को Cl2, ब्रोमीन को Br2 और आयोडीन को I2 कहते हैं क्लास। मतलब ये कह रहे हैं कि जो यौगिक होते हैं, यौगिक मतलब जिसमें दो चीजें हैं, जैसे ये H और Cl दो चीज अलग अलग है तो ये यौगिक है। Zn क्या है? Zn जिंक, जिंक एक अकेला है, तो यहाँ पर इसके साथ कोई और संख्या नहीं लिखी है। आगे लिख सकता हूँ 2, 4, 5, 6, जो मेरा मन हो वो लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ये N2 लिखते हैं ना क्लास, जिसे ये लिखा N2, इसका मतलब नाइट्रोजन के दो परमाणु मिलके N2 बना रहे हैं। Cl2 का मतलब क्लोरीन के दो परमाणु मिलके Cl2 बना रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ पर 2 होता है क्लास तो वो उसके लिए ज़रूरी चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर अगर कभी 2, 3 लिखा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लिखूँ मैं। ठीक है क्लास, तो जो यौगिक होते हैं उनमें अणु होते हैं, और जो तत्व होते हैं, जैसे Zn तत्व है तो इसका सिर्फ एक ही परमाणु मैंने लिया है तो उसको परमाणु के रूप में लिखा है, लेकिन इसको किस में लिखा है? अणु के रूप में लिखा है। क्लास किसके रूप में लिखा है? अणु। क्लास जैसे कि आपको सभी को पता है कि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है,
इसलिए जितने एटम या परमाणु इस तरफ है उतने ही इस तरफ रहेंगे। जैसे ध्यान से देखिए, ये एक अभिक्रिया लिखी है, जिंक तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो H के लिए हाइड्रो, Cl के लिए क्लोरिक। तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया होती है जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 प्लस H2। लेकिन क्लास अब ये सही है या नहीं ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर Zn एक है, यहाँ पर Zn एक है, लेकिन फॉर्मूले में यहाँ पर Cl दो है, लेकिन यहाँ Cl दो दिख रहे हैं कि यहाँ तो Cl अकेला ही है। इसके लिए क्या करते हैं क्लास, हम इसको बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। क्या करते हैं क्लास, संतुलित। क्लास ये जो लिखा है ना ये ढांचा है, मतलब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलके बनाते हैं जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन संख्याएं बराबर है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम इसको संतुलित करते हैं। क्या करते हैं, संतुलित। कैसे संतुलित करते हैं, देखिए ये जिंक था, एक जिंक के साथ दो क्लोरीन चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन एक ही था इसलिए मैंने यहाँ 2 लगाया। अगर यहाँ 2 लग जाता है क्लास तो इसका मतलब है H भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए। तो एक जिंक के साथ 2 Cl मैंने लिख दिए ZnCl2 यहाँ पर, और यहाँ से बचे 2H, कितने बचे क्लास, 2H, तो उसको लिख दिया H2। ये है संतुलित समीकरण, मतलब मैंने यहाँ 2 लगाया तब जाके संतुलित हुआ, ये संतुलित नहीं था पहले। ठीक है, ये पहले संतुलित नहीं था। रासायनिक समीकरण के क्या लाभ होते हैं बच्चों, रासायनिक समीकरण के बहुत सारे लाभ हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों की जानकारी हमसे मिलती है इसमें। अभिकारक उत्पादों के अणुओं की संख्या पता चलती है कि जिंक के एक अणु के साथ क्लोरीन के कितने अणु मिलते हैं ये पता चल जाता है, फॉर्मूले पता चल जाते हैं। यदि तत्वों के परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात हैं, अगर हमें इनके परमाणु द्रव्यमान ज्ञात होते हैं तो अभिकारकों तथा उत्पादों के आणविक द्रव्यमान ज्ञात किए जा सकते हैं। द्रव्यमान की गणना क्लास यहाँ से की जा सकती है। यदि अभिकारक तथा उत्पाद गैसें हैं तब इनके आयतन निर्धारित किए जा सकते हैं। मतलब अगर आपके अभिकारक और ये जो उत्पाद होते हैं, अगर ये सभी क्या है क्लास, गैस हैं, गैस अवस्था में होते हैं, तब इनके आयतन ज्ञात किए जा सकते हैं। क्या ज्ञात किए जा सकते हैं, गैसों के आयतन ज्ञात किए जा सकते हैं। कभी कभी तत्व की संयोजकता ज्ञात की जा सकती है। अभी संयोजकता क्या चिड़िया है क्लास, तो अभी बाद में समझ में आएगा आपको। रासायनिक समीकरण द्रव्य की अविनाशिता के नियम को भी पुष्ट करता है कि द्रव्य यानी पदार्थ कभी खत्म नहीं होते हैं। तत्वों के तुल्यांकी भार निर्धारित किए जा सकते हैं क्लास। चलिए अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए कैसे, ये देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन करा था, मतलब एक अभिक्रिया देखी थी, Zn मतलब जिंक प्लस 2HCl से बना था ZnCl2 प्लस H2। अब क्लास क्या होता है आपको पता है, जिंक का जो मास होता है, मतलब जो द्रव्यमान संख्या है या द्रव्यमान होता है ना, 65 ग्राम है। 1 मोल अगर मैंने लिया है जिंक, क्या लिया है क्लास, अगर आपने 1 मोल जिंक लिया है तो उसका 65 ग्राम वजन होता है। वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक इनका वजन जो होता है वो होता है क्लास 73 ग्राम। कितना होता है, 73। कैसे, हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों को जोड़ा तो 36.5, उसमें बाहर 2 का गुणा किया तो 73 ग्राम। इन दोनों को जोड़ने से जो मास आता है क्लास वो आता है 138 ग्राम। कितना आता है, 138। अब देखना है कि इधर का मास भी बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 65 तो इसके हो गए, क्लोरीन के 35.5 में 2 का गुणा किया तो हो गए 71, 71 और 35 को जोड़ा तो 136 तो इनका ही हो गया, और 2 ग्राम इनका। हाइड्रोजन के एक एटम का 1 होता है तो 2 का हो गया 2 ग्राम, तो 136 और 2 138 इधर भी हो गए, यानी दोनों तरफ का द्रव्यमान बराबर है, यानी ये हमारा समीकरण भी सत्य हो गया, और इससे हमको द्रव्यमान की गणना करना भी आसान हो गई क्लास। क्लास कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, इसकी लिमिटेशन भी है, मतलब कुछ सीमाएं भी हैं। रासायनिक समीकरणों की क्या है, कुछ सीमाएं भी होती हैं। जैसे कि अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था हमें पता नहीं चलती है, तो इसका हमारे पास निदान होता है।
हम क्या करते हैं क्लास, आगे बताऊंगा। जो जो समस्याएं पहले पता चली फिर उनको कैसे हटाया जा सकता है। अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन, इससे हमें यह सूचना प्राप्त नहीं होती कि अभिक्रिया किन परिस्थितियों में होती है। ठीक है, इसकी समस्या को भी दूर करेंगे। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया में ताप, दाब, उत्प्रेरक की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, इस समस्या का भी समाधान होगा। अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई ज्ञान नहीं होता है कि अभिक्रिया किस तरीके से चल रही है, किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है या ऊष्मा का उत्पादन होता है, ये स्पष्ट नहीं होता है। रासायनिक समीकरणों से यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया के दौरान गैस उत्पन्न होती है या कोई अवक्षेप उत्पन्न होता है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बनती है जो घुलती नहीं है, जिसको अवक्षेप कहते हैं। अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, मतलब दोनों तरफ चलने वाली है या एक तरफ चलने वाली है। दोनों तरफ, एक तरफ का मतलब क्या होता है क्लास, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से वापस अभिकारक बन जाता है, वो कहलाती है रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय, जो दोनों तरफ चलती हैं। और कुछ होती है अनुत्क्रमणीय, ये भी पता नहीं चलता है। तो क्लास इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं। पहली समस्या थी कि भौतिक अवस्था का पता नहीं चलता है, तो क्लास क्या कर सकते हैं हम, जो भी हम पदार्थ लेते हैं उसके आगे एस लिख सकते हैं, सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था के लिए। उसके पास ब्रैकेट लगाकर एल लिख सकते हैं द्रव्य अवस्था के लिए। और उसके पास अगर जी लिखें ब्रैकेट लगाकर तो उसका मतलब होता है गैस। और जलीय विलयन के लिए लिखा जाता है एक्वस, मतलब अगर हम किसी भी पदार्थ को वाटर यानी जल में घोल दें, पानी में मिला दें, तो उसका जो विलयन होता है वो जलीय विलयन बन जाता है, यानी उस समय हम लिखेंगे एक्वस। क्या लिखेंगे, एक्वस, AQ। अब देखिए किस प्रकार यूज़ होते हैं। देखिए जैसे मैंने लिख दिया 2H2, आगे लिख दिया गैस, जैसे क्या समझ में आया, हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर गैस अवस्था में, प्लस O2 के आगे भी लिख दिया G, तो मुझे ये भी समझ में आ गया ऑक्सीजन गैस। यानी यहाँ जो दोनों अभिकारक हैं H2 और O2, दोनों अभिकारक कैसे हैं, गैस अवस्था में है। और इनका जो उत्पाद बना वो बना 2H2O, वाटर यानी पानी, जो कैसा होता है, लिक्विड होता है, इसलिए यहाँ लिख दिया L। तो आपको ये समझ में आ गया ना, यहाँ से ये समस्या दूर हो गई आपकी कि उनकी भौतिक अवस्था को समझाया जाना बहुत आसान है, कर सकते हैं। देखिए अब बात होती है, दूसरी समस्या थी सांद्रता, मतलब कि सांद्र है कि तनु है। तनु और सांद्र का मतलब क्लास क्या होता है, तनु का मतलब होता है कि जब किसी पदार्थ में बहुत सारा पानी मिला दिया जाए तो वो तनु हो जाता है। कैसा हो जाता है, तनु। जैसे ज़्यादातर ये तनु जो शब्द हैं क्लास, तनु और सांद्र, ये अम्ल के लिए यूज़ होते हैं, अम्ल और क्षार के लिए। क्लास किसके लिए होते हैं, अम्ल और क्षार के लिए, जो आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए हैं कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल में पानी मिलाकर उसको तनु किया जा सकता है, पतला किया जा सकता है, जिससे अम्ल तनु हो जाए। और जब वो सांद्रित रहता है, सांद्र अवस्था में रहता है, तो उसके अंदर पानी नहीं होता है या कम पानी होता है। ठीक है, तो ZnS मतलब दिख रहा है जिंक जो है यहाँ पर, जो जिंक मटेरियल है यहाँ पर वो सॉलिड है। S मतलब सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में है, तथा HCl जो है वो तनु अवस्था में, तनु अम्ल है ये। जिससे क्या बना, ZnCl2 बना। वो कैसा बना, एक्वस। एक्वस मतलब जलीय विलयन पाया गया किसका, ZnCl2 का, और उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस। अब क्लास इस एरो का मतलब है हाइड्रोजन गैस का निकलना। जब भी कोई गैस अगर किसी अभिक्रिया में से निकल रही है तो उस अभिक्रिया के लिए हम कैसा बनाते हैं, ऐसा एरो बनाते हैं। इसका मतलब इस अभिक्रिया में से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। जब भी ऐसा दिखता है क्लास, इसका मतलब कि वो गैस उसमें से बाहर निकल रही है। ठीक है क्लास, ये दूसरी समस्या भी हो गई। अभिक्रिया के सांद्रक सांद्रता बता दी हम लोगों ने, तथा साथ में ये भी देख लिया गैस निकलती है तो हम किस प्रकार अभिक्रिया में लिख सकते हैं। गैस तो लिख दिया H2 गैस, और गैस अगर एरो लगा है मतलब वो गैस उसमें से निकल रही है। चलिए फिर अभिक्रिया की और समस्याएं क्या हैं कि भैया तापमान, दाब, इसको किस प्रकार बता सकते हैं। तो क्लास जब भी कोई रिएक्शन होती है आप यहाँ पर जो एरो के ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ लिखा है जैसे कि 723 केल्विन तापमान पर यह अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर कितना दाब है, तो 6000 ATM का दाब है यहाँ पर। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वायुमंडलीय दाब, तथा
FeMO मतलब या तो Fe मतलब आयरन या एमओ मतलब मोलिब्डेनम, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं उत्प्रेरक की तरह। किसकी तरह? उत्प्रेरक। क्लास ये उत्प्रेरक क्या चीज़ है? तो उत्प्रेरक का मतलब है जो अभिक्रिया को जल्दी जल्दी करा सकता हो, वो कहलाता है उत्प्रेरक। तो आपने देखा, आपने यहाँ तीनों चीज़ें लिख ली। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गैस गैस गैस, ये समझ में आ गया मुझे कि नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी क्या है? गैस है। तो यहाँ तीनों गैस है क्लास। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर पता चल गया कि 723 केल्विन टेम्परेचर पर होगी, 600 वायुमंडलीय दाब पर होगी। यहाँ पर मुझे आयरन यानी Fe या मोलिब्डेनम एमओ का यूज़ करना पड़ेगा उत्प्रेरक की तरह। ठीक है क्लास, ओके। अब हम देखें अगला, अवक्षेप। अवक्षेप मतलब क्या होता है क्लास? कभी कभी अभिक्रियाओं में कुछ ऐसी चीज बन जाती है जो अपने सॉल्यूशन यानी किसी विलियन में से, किसी जल का विलियन है मान लो, तो उस विलियन में से घुलती नहीं है, कड़क होकर, हार्ड होकर, सॉलिड होकर बिल्कुल अलग हो जाती है ना? कैसे हो जाती है? सॉलिड होकर अलग हो जाती है और वो कभी उसमें वापस नहीं घुलती हैं। घुल तो सकती हैं लेकिन अभी जिस अवस्था में ये अभिक्रिया होती है उस अवस्था में नहीं घुलती है, इसलिए उसको कहते हैं अवक्षेप। तो अवक्षेप निर्माण को पीपीटी लिखकर बताया जाता है। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेशन, इंग्लिश वर्ड है प्रेसिपिटेशन, और ऐसा एरो है। जैसे यहाँ पर देखिए AgCl के आगे अगर एरो लगा दिए, इसका मतलब AgCl यहाँ क्या है? अवक्षेप है। मतलब ये AgCl सिल्वर क्लोराइड जो है यहाँ पर अवक्षेप है, ये घुल नहीं रहा है, ये कड़क सॉलिड बनकर अलग हो चुका है सिस्टम से, इस अभिक्रिया में से। AgNO3 NaCl दोनों कैसे हैं? एक्वस है। एक्वस मतलब उन दोनों का जलीय विलयन है। जब इनकी रिएक्शन होती है तो इससे Ag किससे रिएक्शन करता है? Cl से, तो AgCl बनता है और NaNO3 बनता है। तो NaNO3 तो एक्वस रहता है क्लास, कैसा रहता है? एक्वस, मतलब जो उसका जलीय विलयन होता है। और AgCl जो होता है क्लास, ये बन जाता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप। ठीक है, तो ऊपर का एरो गैस निकलने के लिए और नीचे का एरो किस लिए होता है? अवक्षेप के निर्माण के लिए। किसके लिए होता है? अवक्षेप के निर्माण के लिए। चलिए क्लास, पेज टर्न कर रहा हूं। चलिए आगे की बात करते हैं। गैस के निर्माण को तो मैंने देख लिया, एरो के साथ बता दिया हूं। अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा परिवर्तन को निम्न तरीके से बताया जाता है क्लास। जब भी आप इस प्रकार लिखते हैं, क्या लिखा है ये कि C+O2 से बनती है CO2 गैस, है ना? और उसमें एनर्जी जो है 394 किलो जूल एनर्जी जो है क्लास यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है? उत्पन्न हो रही है। मतलब ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें अभिक्रिया से ऊष्मा निकल रही है। तो अगर आप इस तरफ यहाँ पर +394 लिखा, इसका मतलब ये तो बन रहा है लेकिन इसके साथ इतनी ऊष्मा निकल रही है, यानी इतनी ऊर्जा निकल रही है। इतनी ऊर्जा क्या हो रही है क्लास? निकल रही है। मतलब ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसके अंदर से ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है ना? जब आप कार्बन को जलाते हो, है ना, तो उससे क्या होता है? CO2 गैस तो बनती है लेकिन इतनी एनर्जी या इतनी ऊष्मा इसमें उत्पन्न होती है। उसी प्रकार N2+O2 मतलब नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस जब रिएक्शन करके NO बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है क्लास, तो वहाँ पर ऊष्मा चाहिए होती है। यानी तब प्लस की जगह अगर मैं माइनस लिख देता हूँ, इसका मतलब प्लस मतलब ऊर्जा निकल रही है और माइनस का मतलब ऊर्जा की ज़रूरत है, ऊर्जा अवशोषित होगी। ऊर्जा की ज़रूरत है, ऊर्जा अवशोषित होगी, मतलब इसको कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्लास। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब क्लास अभिक्रिया को उत्क्रमणीय प्रकृति, अगर मतलब अभिक्रिया दोनों तरफ चल रही है तो क्लास डबल एरो लगाया जाता है। अभी तक आपने देखा सब जगह सिंगल एरो था, एक ही तीर का निशान था। अब अगर एक तीर का निशान आधा ऐसा और आधा ऐसा, इसका मतलब ये अभिक्रिया आगे भी बढ़ती है और पीछे भी होती है। यानी ये कैसी रिएक्शन है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है या रिवर्सिबल रिएक्शन इसको कहते हैं।
अब क्लास हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है रिएक्शंस या अभिक्रियाओं को बैलेंस करना। हमें क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं समीकरण और हमें कहा जाता है बैलेंस करना। तो क्लास यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। जब नाम ही बोल दिया हिट और ट्रायल मतलब सोचो, बार बार करो और देखो सही है कि नहीं। तो मैं आपको वो डायरेक्ट अभिक्रिया पे ले चलता हूँ, करेंगे तो समझ आएगा। एक समीकरण दिया है Mg3N2 प्लस H2O, है ना। इससे बनता है MgOH होल ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं क्लास, और ये है आपका अमोनिया। मुझे NH3 मतलब इसको हल करना है। हल करने का मतलब सिर्फ ये देखो कि जितनी हर चीज का Mg मैग्नीशियम के 3 परमाणु यहाँ है, तो क्या इधर 3 परमाणु है? जी नहीं, यहाँ पर Mg का 1 परमाणु है, मतलब मुझे यहाँ पर इसके 3 बनाना पड़ेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ क्लास, इसके लिए यहाँ 3 लगता हूँ। एक काम करते हैं क्लास, हम इसको कॉपी, तो क्लास अब हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी में करके देखते हैं कि रिएक्शन कॉपी में करने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो क्लास ये हमारी रिएक्शन है। हमको ये देखना होता है संतुलित करने का मतलब क्या है कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में अणुओं और परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर Mg के 3 परमाणु है और यहाँ Mg का 1 है, मतलब क्या है, आपको यहाँ दोनों के परमाणु बराबर करना पड़ेंगे। यहाँ नाइट्रोजन का 1 परमाणु है और यहाँ नाइट्रोजन के 2 परमाणु क्लास, तो इस समस्या को दूर करना पड़ेगा। ये आपकी प्रॉब्लम है क्लास। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले मुझे 2 चीज़ तो साफ साफ दिख रही हैं कि Mg यहाँ 3 होना चाहिए और नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन के ये वाले परमाणु 2 होना चाहिए क्लास। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ 3 लगा देता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ 2। अब देखते हैं क्या हो रहा है, अब बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, देखते हैं। Mg के 3, Mg के 3, Mg बैलेंस हो गया। चलिए N2, नाइट्रोजन के 2, नाइट्रोजन 2 बैलेंस। अब बात करते हैं बाकी एलिमेंट की। अब देखिए यहाँ पर अमोनिया के यहाँ पर H के 3 है और 3 के आगे 2 लिखा है, तो 3 दूनी 6। H मेरे पास हो गए यहाँ पर कितने क्लास, 6, तो यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर H 2 बाहर लिखा है, H कितना लिखा क्लास, 2 बाहर H लिखे हैं और यहाँ कितने हैं, 3 है, तो 2 तिया 6, तो 6 पहले यहाँ थे और 6 यहाँ, टोटल कितने हो गए, H हो गए 12। मुझे 12 H चाहिए, लेकिन यहाँ मेरे पास H कितने हैं, 2। H 2 हैं, 12 करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें 6 का गुणा कर दूँ। चलिए 6 का गुणा कर देते हैं। H हो गए 6 दूनी 12, मतलब मेरी Mg बैलेंस हो गया, N मतलब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, इस तरफ हो गए 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आगे 6 लगाए तो ऑक्सीजन के परमाणु कितने हुए क्लास, ऑक्सीजन के 6 परमाणु हो गए। अब इधर देखते हैं, इधर कितने हैं, इधर है O के 2, मतलब H और O के दोनों के 2 2 हैं, तो O के 2 और बाहर 3, 3 दूनी 6, O के भी बैलेंस हुए क्लास। तो देखें सब कुछ बैलेंस हो गया। तो हमारी बैलेंस अभिक्रिया क्या होगी क्लास, इसके लिए Mg3N2 प्लस 6H2O से बन रहा है 3MgOH होल ट्वाइस प्लस 2NH3। ये हमारी है बैलेंस अभिक्रिया। ठीक क्लास, कुछ और बैलेंस अभिक्रियाएं भी हम देखेंगे अब क्लास। अगला एग्जाम्पल है हमारा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम समीकरण सॉल्व करेंगे। KMnO4 प्लस HCl से बन रहा है KCl, MnCl2, H2O और Cl2 क्लास। ठीक है, क्या ये बैलेंस है या नहीं, पहले यहाँ से चेक करते हैं। K पोटेशियम हमारे पास 1 है, यहाँ पर पोटेशियम 1 है, बिल्कुल बैलेंस है। मैग्नीज 1 है, मैग्नीज 1 है, बैलेंस है। O4 है, यहाँ पर O सिर्फ 1 है क्लास, इसका मतलब O बैलेंस नहीं है। H2 है, H यहाँ 1 है, मतलब ये भी बैलेंस नहीं है। Cl 1 है, यहाँ पर Cl 1 2 3 4 5 Cl है, मतलब ये भी बैलेंस नहीं है। यानी काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ बैलेंस नहीं है, तो अब हम इनको बैलेंस करेंगे, है ना, यानी संतुलित करेंगे। तो क्लास एक एक चीज़ पकड़ के चलिए आप कि यहाँ पर आपके पास कितने हैं, O4 है, कितने हैं क्लास, O4 हैं। तो हमें यहाँ H भी कितने करना पड़ेंगे क्लास, H भी सॉरी H का नाम आया, O भी जो है 4 करना पड़ेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर 4 क्या करना पड़ेगा, 4H2O लेना पड़ेगा क्लास। क्या लेना पड़ेगा, 4H2O। चलिए ठीक है, ये काम कर सकते हैं हम।
चलिए इसे हम कॉपी में ही करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्लास अब देखते हैं हम लोग, हमने क्या देखा था कि यहाँ पर HO4 है तो यहाँ H को 4 करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मान लो मैंने यहाँ 4 लगा दिया क्लास, है ना। इसी इक्वेशन में यहाँ मैं 4 लगा देता हूँ। तो अब 4 लगाने से H पे भी प्रभाव पड़ा होगा। H कितने हो जाएंगे, H हमारे 4 2 8 हो जाएंगे। इसका मतलब हमें यहाँ पर भी 8 लेना पड़ेगा ना क्लास, क्यों, क्योंकि H भी हमें 8 चाहिए। चलिए मैं अगर इसके प्रभाव की वजह से यहाँ 8 लगाता हूँ तो मान लो कि मेरी दो चीज़ें बैलेंस हो गई, O भी बैलेंस हो गया, H भी बैलेंस हो गया। लेकिन तीसरी चीज़ जो बैलेंस नहीं थी वो थी Cl। अब Cl यहाँ पर है 2, तो 4 और 1 5, लेकिन इधर कितने हो रहे हैं, Cl के आगे 8 लिखा है यानी 8 Cl है। अब इसको बैलेंस करना है तो क्या किया जाए क्लास, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्लास क्या होगा, यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर Cl बढ़ाऊंगा तो Mn बढ़ जाएगा, तो फिर इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर यहाँ Cl को बढ़ाते हैं, मान लो इसको 2 कर देते हैं तो ये 4 और 2 6 और एक साथ ही रहेगा, मतलब पॉसिबल नहीं है। मतलब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। इसका मतलब कि हम यहाँ पर भी 2 लगाते हैं और यहाँ पर भी 2 लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं। चलिए हमने यहाँ 2 लगाया, इसको 8HCl ही रहने दीजिए, देखते हैं कुछ क्या फ़र्क पड़ा। अब यहाँ इससे क्या फ़र्क पड़ेगा क्लास कि ये 2KCl हुआ, क्या हुआ, 2KCl हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी 2K लगा था तो यहाँ पर भी मुझे 2 करना पड़ा। 2Mn के आगे भी, मैग्नीज के आगे भी 2 लगाया तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर भी 2 लगाया। अब H2O तो जितना था वही है, 4H2O प्लस Cl2। अब देखते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ सब चीज़ों को। K2 हैं, K2 हैं, मैग्नीज 2 हैं, मैग्नीज 2 हैं, बिल्कुल सही है। O 8 हो गए हैं क्लास, यहाँ पर O कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। 8 O हैं, नहीं है, O तो हमारे 4 ही है। इसका मतलब मुझे यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ मुझे 8 करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको 8 करता हूँ क्लास, O अगर 8 हो गए हैं, इसको 8 करता हूँ तो इस 8O के लिए यहाँ मुझे कितने Cl करना पड़ेंगे, 16। चलिए कर लेते हैं 16 Cl। तो यहाँ मैंने क्या किया, 16 Cl कर दिया। अब मेरा K बैलेंस हो गया, Mn बैलेंस हो गया, O बैलेंस हो गया, H बैलेंस हो गया, अब बचा सिर्फ Cl। Cl यहाँ 16 है, अब यहाँ कितने हो रहे हैं, चलिए चेक करते हैं। Cl यहाँ कितने हैं, 2 हैं, और Cl2 है यहाँ पर, और बाहर 2 लगाया, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8 हो रहे हैं क्लास। अब क्या है क्लास कि इसमें बदलाव करता हूँ Cl में तो ये बदल जाता है, तो यहाँ कुछ बदलना पड़ेगा। लेकिन ये Cl जो है क्लोरीन, ये ऐसा है कि इसमें अगर मैं इसको बदल दूँ, डबल कर दूँ, ट्रिपल कर दूँ या 4 गुना कर दूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ 5, क्योंकि मुझे 8 बढ़ाना थे। मेरे पास पहले 8 थे और मुझे बढ़ाना थे 8 और, तो मैंने 5 का गुणा कर दिया, तो 5 दूनी 10, और 10 और 2 12, और 2 दूनी 4 16, 16 Cl हैं। ये देखिए मेरे 16 Cl हो चुके हैं। तो इस प्रकार हमने इसको बैलेंस कर लिया। तो इसका फाइनली आंसर क्या आया क्लास कि 2K MnO4 प्लस 16HCl से बन रहा है 2KCl प्लस 2MnCl2 प्लस 8H2O प्लस 5Cl2। ये हमारा फाइनल फार्मूला है क्लास। ठीक है क्लास, तो इस प्रकार और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आप हल करिएगा। कभी कोई दिक्कत आए आपको तो मेरी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वो क्वेश्चन भी समझा दूंगा आपको। स्टाइक्योमेट्री गणनाएं क्लास, स्टाइक्योमेट्री गणनाएं क्या होती है, जहाँ पर संख्याओं के आधार पर गणनाएं होती है। जैसे किसी जैसे 2H2O के आगे 2 लिखा है तो स्टाइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कहलाते हैं, स्टाइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है ना, या नियतांक कहलाते हैं। इनके हिसाब से कैलकुलेशन कैसे होते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, CaCO3 प्लस 2HCl से बन रहा है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ क्या समझ में आ रहा है क्लास कि 1 मोल CaCO3 के साथ 2 मोल HCl जब अभिक्रिया करते हैं
तो एक मोल क्या बनता है CaCl2, एक मोल बनता है H2O और एक मोल बनता है CO2। इसका मतलब है इसके एक मोल का जो द्रव्यमान होता है वो 100 ग्राम होता है, यानी 100 ग्राम CaCO3 के साथ अभिक्रिया करने के लिए कितने ग्राम HCl चाहिए? 73 ग्राम HCl की ज़रूरत होती है। और इससे क्या बनता है 111 ग्राम CaCl2 बनता है, 18 ग्राम वाटर बनता है और CO2 बनता है 44 ग्राम। तो इस प्रकार हमें या उसकी वॉल्यूम दिया है, मतलब आयतन दिया है 22.4 लीटर। तो क्लास इस प्रकार से हम गणनाएं कर सकते हैं। यहाँ 2 लगाए मतलब इसके 2 मोल, अगर इसका 1 मोल है तो इसके इससे 2 गुने मोल होंगे क्लास। अब क्लास आता है सीमाकारी अभिकर्मक, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब क्या है क्लास? ये है कि अगर ये जो अभिक्रियाएं होती है क्लास ये संतुलित होती हैं। संतुलित का मतलब ये है कि जैसे भी अभिक्रिया है इसमें बोला गया है कि 100 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के साथ 73 ग्राम HCl अभिक्रिया करेगा। अब अगर मैं मान लो इसके 100 ग्राम दे दूंगा या इसके 400 या 500 या 600 ग्राम दे दूंगा तो ये जरूरी थोड़ी कि वो सब इससे अभिक्रिया कर लेंगे। इस अभिकारक को दूसरे अभिकारक की कितनी मात्रा चाहिए? 73 चाहिए। अब 73 ग्राम से ज़्यादा आप जितनी रख दोगे वो इसे ज़रूरत नहीं है। तो सीमाकारी अभिकारक का मतलब यह है कि दो अभिक्रियाओं में जो अनुपात होता है कि एक अनुपात मतलब कि एक अभिकारक के साथ दूसरा अभिकारक कितनी ग्राम या कितने मिलीग्राम में अभिक्रिया करता है उतना ही हम लेंगे। अगर ज़्यादा हमारे पास है तो वो बच जाता है अभिक्रिया में, उसे क्या कहते हैं? सीमाकारी अभिकर्मक कहते हैं। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन, अब आगे देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड के ग्रामों की गणना करना है हमें। मैग्नीशियम क्लोराइड के ग्रामों की गणना करना है जो कि 17 ग्राम HCl से प्राप्त होते हैं, जबकि HCl मैग्नीशियम ऑक्साइड के आधिक्य से अभिक्रिया करता है। तो पहले तो हमें क्या दिया है कि हमें निकालना है मैग्नीशियम क्लोराइड के ग्रामों, कितने ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है किसके? HCl। 17 ग्राम HCl जब अभिक्रिया करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के आधिक्य से, आधिक्य मतलब ज़्यादा दिया होगा कुछ, ठीक है। पहले तो अभिक्रिया क्या होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड साथ में HCl की अभिक्रिया। तो अभिक्रिया यही होती है क्लास, MgO प्लस 2HCl से बनता है MgCl2 प्लस H2O, ठीक है। अब 17 ग्राम HCl यानी इसके 2 मोल पर इसका कितना मोल चाहिए क्लास? 1 मोल चाहिए। कितना मोल चाहिए? 1 मोल। चलिए क्लास अब हम हमारी कॉपी में कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कॉपी में गणनाएं करना थोड़ा मेरे लिए सरल होती है। तो क्लास ये क्वेश्चन था, हमें ये बताया गया था कि 17 ग्राम HCl दिया है, 17 ग्राम HCl से कितने ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड है ना हमें प्राप्त होगा, ये हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले अभी मैंने क्या बताया था, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, यानी इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल। मतलब अब हमें इससे तो कोई मतलब है नहीं अभी, मतलब किससे है हमें? अभी इससे, क्योंकि उनने इसकी मात्रा दी है हमें। उनने ये कहा है कि 17 ग्राम ये दिया है तो ये कितना बनेगा। तो क्लास सीधा इसका इससे रिलेशन देखिए, इससे रिश्ता देखिए। इसके 2 मोल पर इसका 1 मोल बनता है, ठीक है। इसके 2 मोल का वजन कितना होगा क्लास? इसका द्रव्यमान होगा, देखो 1 मोल का द्रव्यमान होता है 36.5 ग्राम होता है 1 मोल का। तो इसके 2 मोल का द्रव्यमान कितना हो गया? 73 ग्राम, ठीक है। इसके 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है क्लास? इसके 1 मोल का द्रव्यमान होता है 24, तो इसका होता है 71 होता है Cl का, क्लोराइड का। तो ये हो गया 95 ग्राम। इससे ये समझ में आता है कि जब आप 73 ग्राम HCl लेते हो, 73 ग्राम HCl लेते हो तो इससे 95 ग्राम कितना क्लास? 95 ग्राम क्या बनता है? उससे 95 ग्राम MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है क्लास। 95 ग्राम MgCl2 बन जाता है। इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि इसके 1 ग्राम पर इसका कितना बनता है, यानी 1 ग्राम HCl से कितना? 95/73 ग्राम क्या बनता है क्लास?
95/73 ग्राम MgCl2 बनता है 1 ग्राम से। इसके कितने ग्राम दिए? 17। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे? 17 का गुणा करेंगे, तब 17 ग्राम से कितना बनेगा? 95/73 गुणित 17 ग्लास। ठीक है, इसका गुणा भाग अगर आप करते हैं तो उत्तर आएगा 22.12 ग्राम। इसका मतलब है 17 ग्राम HCl से MgCl2 कितना बनेगा? 22.12 ग्राम। क्लास गुणा करके भाग दिया और कुछ भी नहीं किया नया। ठीक है क्लास दूसरी प्रकार की जो गणनाएं थी, वो पहली जो हमने देखी वो द्रव्यमान की थी। दूसरी है द्रव्यमान और आयतन संबंधित गणनाएं। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को प्रबलता से गर्म करने पर, जब 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसके 20 ग्राम को प्रबलता से गर्म करने पर STP पर मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन की गणना कीजिए। क्लास आयतन कहाँ निकलता है? आयतन निकलता है गैस का, गैसों का आयतन। अब यहाँ हमें अभिक्रिया पता है कि CaCO3 ये जो है ये विघटन हो रहा है। विघटन मतलब ये टूट रहा है दो चीज़ों में, CaO और CO2। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी 1। इसका मतलब तीनों के 1-1 मोल है। इससे ये समझ में आता है कि 1 मोल CaCO3 से 1 मोल क्या बन रहा है? CO2 बन रही है। अब इसके 1 मोल का वजन कितना होता है? इसके 1 मोल का वजन होता है 100 ग्राम, 100 ग्राम। यानी 100 ग्राम वजन से, और अब हाँ, अभी मैंने आपको इससे पहले, जब इससे पुराने वीडियोस मेरे आप देखोगे तो आपको ये बताया है कि 1 मोल गैस का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 22.4 लीटर। कितना होता है क्लास? 22.4। यानी इसके 100 ग्राम, इसके 22.4 लीटर निकाल सकते हैं। तो इसका 20 ग्राम कितना निकालेगा क्लास? ठीक है, तो 20 ग्राम निकालने के लिए इस 22.4 में 20 का गुणा और 100 से भाग, क्योंकि 100 ग्राम से कितना मिल रहा है? इतना। ठीक है, 100 गुणे से गया भाग में और 20 का किया मल्टीप्लाई। तो आप क्या करोगे क्लास? इससे समझ में आ जाएगा। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से भाग देंगे तो ये आएगा 4.48 लीटर। आया समझ में? ऐसा क्यों करते हैं क्लास? इससे पहले ही मैंने भी आपको कॉपी में सिखाया था। क्या सिखाया था क्लास कॉपी में? ये सिखाया था कि आपको ये दिया है कि 100 ग्राम क्या है? CaCO3 है। 100 ग्राम CaCO3 जो है, इससे हमारा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर क्या बन रहा है? CO2 गैस बन रही है। तो 1 ग्राम से कितनी निकल सकती है क्लास? 1 ग्राम का निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसको 100 से भाग दे देते हैं। लेकिन हमें 1 ग्राम का थोड़ी निकालना है, हमें निकालना है 20 ग्राम का। तो हम क्या करते हैं क्लास? हम 20 से गुणा कर देते हैं। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से काट दो आप, आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4.48। तो क्लास ये थी द्रव्यमान, यहाँ द्रव्यमान, यहाँ आयतन। तो द्रव्यमान और आयतन संबंधी गणनाएं, ये थी द्रव्यमान और आयतन संबंधी गणनाएं क्लास। ठीक है, तो क्लास तीसरी और अंतिम प्रकार की गणनाएं जो हैं वो है आयतन। मतलब जब अभिकारक और उत्पाद है ना, दोनों ही गैस होते हैं क्लास। ठीक है, चलिए कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। हाँ भैया, 2NO प्लस O2 से बनती है 2NO2। NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब क्या है क्लास? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? तीनों गैसें हैं। यानी सीधा सीधा द्रव्यमान होगा क्लास। यहाँ पर क्या हो गया? सीधा सीधा द्रव्यमान। इसके 2 मोल से इसका 1 मोल से इसके 2 मोल, ये 2 लिखा ना क्लास, इसलिए मैंने 2 बोल रहा हूँ। 2 मोल NO से बनता है, 2 मोल NO से बनता है 2 मोल NO2, या इसका 1 मोल कह लो, या इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है। तो फाइनली आंसर क्या है क्लास? कि इसके 2 मोल से इसके
2 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं। यानी अगर कभी आपसे को पूछ लें कि इतने लीटर ऑक्सीजन से इतने लीटर क्या बनती है, तो आप इससे डबल कर लेंगे। अगर इसका देखो इसका 22.4 है तो इसका उससे डबल है। जैसे अगर बोल दिया कि भैया 10 लीटर ऑक्सीजन है तो ये कितना बनेगा, उससे डबल 20 लीटर। ये 5 लीटर है तो ये उससे डबल 10 लीटर बनेगा। ये 6 लीटर है, ये उससे डबल 12 लीटर बनेगा। तो ये होते हैं क्लास आयतन संबंधी गणनाएं। क्लास विलयन के सांद्रण पर आधारित रासायनिक गणनाएं अब हम सीखेंगे। अधिकांश अभिक्रियाएं विलयनों में होती हैं, मतलब तरल पदार्थों के फॉर्म में होती है। क्लास एक विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। मतलब विलयन क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक तरह के पदार्थ होते हैं। ठीक है, एक पदार्थ दूसरे में परिक्षिप्त होकर विलयन बनाता है। मतलब जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूरी तरीके से घुल जाता है तो वो क्या बनाता है, विलयन बनाता है। पदार्थ जो परिक्षिप्त होता है अर्थात कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। मतलब जो पदार्थ कम मात्रा में होता है क्लास, उसे हम विलेय या इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं। तथा जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक यानी सॉल्वेंट कहते हैं। क्लास विलेय कम मात्रा वाला, विलायक ज़्यादा मात्रा वाला कहता है। क्लास ठीक है, इससे जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई विलयन में विलेय कम है, ज़्यादा है, कितना मात्रा में, इन सब के लिए हमने कुछ टर्म बनाई है, कुछ पद बनाए हैं। जैसे कि सबसे पहले नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता कहते हैं, मोललता कहते हैं। क्लास इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे हमने विलयन के सांद्रण निकालने के तरीके बनाए। क्लास तो विलयन के सांद्रण निकालने की पहली तरीका है नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है क्लास, दिए गए ताप पर किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। क्लास क्या कहलाती है, नॉर्मलता। तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, लेकिन लीटर में। ध्यान रखिएगा, विलयन का आयतन लीटर में, और ऊपर क्या आता है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, अब क्लास क्या होता है, तुल्यांक क्या होते हैं, ये शब्द तो पहली बार सुना है। तो तुल्यांक निकालने का तरीका मैं बताता हूं आपको। तुल्यांक क्या होता है क्लास, चूंकि किसी विलेय के तुल्यांकों की संख्या को इसके द्रव्यमान तथा तुल्यांकी भार से प्राप्त करते हैं। तो क्लास अब मैंने इसकी जगह ऊपर वाले फॉर्मूले की जगह क्या लिखा है, विलेय का द्रव्यमान, मतलब आपको कितना विलेय दिया है। विलेय मतलब जो कम मात्रा में वो कितना दिया है, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, जो भी दिया हो उसे हम यहाँ रखते हैं। और नीचे रखा जाता है विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान ई, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान ई। ये जनरली हमें पता होता है, नहीं तो इसे निकालना बहुत आसान होता है। अभी क्वेश्चन आएंगे क्लास तो मैं आपको समझा दूंगा, बहुत आसान है। तथा विलयन का आयतन लीटर में। तो इसकी जगह मैंने क्या फॉर्मूला लगा दिया क्लास, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, जिससे ये निकल जाएगा। और बटे में तो वो पहले से था, विलयन का आयतन लीटर में। चलिए, ये ज़्यादा काम आने वाली चीज़ नहीं है, बट फिर भी समझ लिया था हमने। सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ होती हैं, मोलरता और मोललता, दोनों ही समझते हैं क्लास। मोललता, जिसको मोलैलिटी कहा जाता है, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, छोटे m से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या। मतलब हमारा जो विलेय होते हैं, मतलब जो किसी विलयन में कम मात्रा में होते हैं, उनकी कितनी संख्या है, संख्या मतलब किसकी, उसके मोल की संख्या। क्लास यानी n विलेय, n विलेय का मतलब विलेय के कितने मोल, तथा बटे में आता है विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, W विलायक kg। यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, ध्यान रखना। यहाँ पर जो यूनिट में बोल रहा हूँ ना, जोर दे के, किलोग्राम, यहाँ ऊपर बोला था लीटर, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये इन सूत्रों में अगर इस प्रकार नहीं रखेंगे, किलोग्राम को ग्राम में रख देंगे, तो आपके उत्तर गलत आ जाएंगे। तो मोललता का सूत्र क्या हो गया, n विलेय मतलब विलेय के मोलों की संख्या, W विलायक मतलब विलायक का द्रव्यमान। तो इसकी यूनिट क्या हो गई क्लास, मोल ऊपर वाले के लिए, और नीचे क्या है, किलोग्राम है। ये किस प्रकार है क्लास, ये कुछ इस प्रकार है कि ऊपर दिया है फॉर्मूले में मोल,
और नीचे लिखा है किलोग्राम, ऊपर है मोल नीचे किलोग्राम। तो हम क्या करते हैं, इस यूनिट को थोड़ा सा इस प्रकार लिखते हैं। किलोग्राम, देखिए कोई भी चीज़ क्लास अगर नीचे लिखी है बटे में तो उसके ऊपर कुछ मतलब अभी कोई घात नहीं है तो घात एक है। जब इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो इसकी घात जो होती है वो ऋणात्मक बन जाती है। मतलब घात अभी नीचे घात जो है, ये पावर जो घात है +1 है, ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी। इसलिए इसका सूत्र क्या बन गया, इसकी यूनिट क्या बन गई, इसकी यूनिट बन गई है मोल प्रति किलोग्राम के विलायक के द्रव्यमान का, विलायक के 1 किलोग्राम में इस विलेय के कितने मोल हैं क्लास। अब इसी में क्या होता है, ये विलेय निकालने का सूत्र आपको मैंने सिखाया था क्लास पहले, मतलब सॉरी मोल निकालने का सूत्र पहले सिखाया था। मोल निकालने के लिए क्या आता है, विलेय का द्रव्यमान बटे उसका मोलर द्रव्यमान, बटे में क्या आता है उसका मोलर द्रव्यमान। तो W/m × W, ये W क्या है, विलेय का दिया हुआ द्रव्यमान, ये क्या है उसका मोलर द्रव्यमान, क्या है मोलर द्रव्यमान। देखिए क्लास क्या हो रहा है, आपको कन्फ्यूजन बहुत हो रहा होगा, तो मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जैसे कि 10 ग्राम CaCO3 जो है वह 100 ग्राम, या इसको 18 कर, ठीक है, 10 ग्राम CaCO3 जो है वो 100 ग्राम वाटर यानी पानी में घुला हुआ है। 10 ग्राम CaCO3 100 ग्राम वाटर में घुला हुआ है, तो इसकी हमें मोललता निकालना है। तो मोललता निकालने का क्या सूत्र बताया क्लास, ऊपर। अब इनमें सबसे पहली चीज कौन ज़्यादा मात्रा में है, ये, तो ये हमारा क्या हो गया है विलायक। कौन कम मात्रा में है, भाई साहब CaCO3 कम है, तो ये हमारे क्या है विलेय है। ठीक है, तो विलायक का तो हमें सिर्फ द्रव्यमान चाहिए, वो भी कितना चाहिए 1000 ग्राम, सॉरी 1 किलोग्राम चाहिए। चलो इसको हम कर लेंगे, चलो इसको हम 1 किलोग्राम ही मान लेते हैं, तो थोड़ा सरल हो जाएगा काम। 1000 ग्राम मान लिया, 1000 ग्राम का मतलब क्या होता है 1 किलोग्राम। क्लास समझना है हमें, क्वेश्चन तो बाद में समझेंगे। तो विलेय के मुझे मोल निकालना है क्लास, क्या निकालना है मोल। तो मोल निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो CaCO3 है, जो CaCO3 है, इसका 2 द्रव्यमान होते हैं, एक होता है दिया हुआ, तो ये जो लिखा रहता है ना ये होता है दिया हुआ द्रव्यमान स्मॉल w। दिया हुआ द्रव्यमान कहाँ है क्लास, दिया हुआ द्रव्यमान ये है हमारा स्मॉल w, और एक होता है मोलर, ये बटे में जो होता है मोलर। मोलर कैसे निकालते हैं, मोलर आपको पता है, मोलर इन सब को जोड़ के, जैसे कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन 3 है तो 16 3 48, सबको जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 100। कितना जाएगा 100। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का सूत्र क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं क्लास, या तो n को अलग से निकाल लो या इस सूत्र में रख लो, W/m × W। ये W क्या है दिया हुआ द्रव्यमान, ये m क्या है ये इसका मोलर द्रव्यमान, और ये W क्या है ये विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अगर 1 किलोग्राम है तो 1 रख देंगे, नहीं है तो फिर कुछ और देखेंगे। तो अभी तो हमें 1 किलोग्राम दिया है तो मैं अपॉन में W की जगह 1 रख देता हूँ। ये कितना दिया है मुझे 100, और ये कितना दिया है 10 ग्राम। 0 से 0 कटा, बचा 1/10। 1/10 को हम लिखते हैं 0.1 मोल प्रति किलोग्राम। 0.1 मोल प्रति किलोग्राम, ये हो गई मोलेलिटी। क्या हो गई मोलेलिटी, किसकी मोलेलिटी है ये 10 ग्राम CaCO3 की 1000 ग्राम वाटर यानी पानी में। क्लियर है क्लास, इस प्रकार इस क्वेश्चन को या मोलेलिटी को निकाला जाता है। उस क्लास आखिरी जो है सूत्र हमारा वो है मोलरता। क्या होता है क्लास मोलरता,
मोलरता और मोलरता में थोड़ा सा अंतर है। देखिए मोलरता में क्या होता है, ऊपर की चीज़ सेम होती दोनों में, विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पर आता है विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में, जबकि ऊपर क्या आता था, ऊपर ये होता था विलेय के मोलों की संख्या, वही है, लेकिन नीचे विलायक का द्रव्यमान आता था, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है विलियन का आयतन लीटर में। यहाँ पर हम विलियन का आयतन लीटर में निकालते हैं कि किसी विलियन में, विलियन क्या होता है क्लास, विलियन मतलब जब आप दो चीज़ों को मिला देते हैं उससे कोई नई चीज़ बनती है। जैसे मैंने यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और पानी को मिला दिया था, जिससे क्या बना था CaCO3 प्लस वाटर का फॉर्मूला बन गया था, तो वो एक विलियन हो गया जिसमें दो चीज़ें थी, विलायक जो ज़्यादा मात्रा में, विलेय जो कम मात्रा में। चलिए बात करते हैं मोलरता की। तो मोलरता का सूत्र वैसा ही है जो मोलरता का था, बस बटे की चीज़ बदल गई है। विलियन का आयतन वहाँ पर किलोग्राम था, यहाँ पर आ गया है मोलरता के सूत्र में विलियन का आयतन लीटर में। ऊपर क्या है विलेय के मोलों की संख्या, नीचे विलियन का आयतन लीटर में। अब ये क्या हुआ क्लास, अगर कभी कभी क्या होता है क्लास, हमें जो आयतन है वो लीटर में नहीं दिया होता है, मिलीलीटर में दिया होता है, तो हम क्या करते हैं मिलीलीटर में करने के लिए ऊपर अगर 1000 का गुणा कर दूं तो ये इसको लीटर की जगह मिलीलीटर में लिख सकते हैं क्लास। ठीक है, इसको भी मैं एक काम करता हूँ क्लास, कॉपी में करके दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन की तरह। तो ये पार्ट हमारा यहाँ आज ख़त्म हो जाएगा और ये लेसन भी आज हमारा यहाँ फिनिश हो जाएगा क्लास। ठीक है, चलिए एक पेज पर हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो क्लास हम कहाँ थे, हम थे मोलरता के पहले तो सूत्र पे। तो मोलरता बहुत ही आसान चीज़ है, ऊपर आता है विलेय के मोलों की संख्या, नीचे विलियन का आयतन, लेकिन लीटर में, लीटर में हमें आयतन लिखना है क्लास। थोड़ी राइटिंग मेरी ऐसी बेटा, पर समझ लेना आप लोग। तो क्लास विलेय के मोल कितने होते हैं, देखो मोल के लिए अब इसका फॉर्मूला देख लें। इसका फॉर्मूला होगा मोल और बटे में लिखा है लीटर, बटे में क्या है लीटर, मोल नीचे लिखा है लीटर, तो इसका जो यूनिट है वो बन जाएगी मोल प्रति लीटर। इसको पढ़ते हैं मोल प्रति लीटर, या यहाँ पर इसको भी पढ़ते हैं मोल प्रति लीटर। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। बीस ग्राम CaCO3 को 500 मिलीलीटर, मतलब लीटर की जगह मिलीलीटर पानी में घोला गया, तो इस विलियन की सांद्रता या मोलरता निकालिए। तो मोलरता के लिए आपको क्या चाहिए, विलेय के मोल चाहिए। मोल निकालने का तरीका क्या होता है, दिया हुआ द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मोलरता को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल M से। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से। सूत्र को थोड़ा सा और तोड़ते मरोड़ते हैं। विलेय के मोलों की संख्या निकालने का तरीका है दिया हुआ द्रव्यमान, विलेय का दिया हुआ द्रव्यमान 20 ग्राम, उसका मोलर द्रव्यमान पीछे मैंने निकाला था 100, ये मुझे पता है। साथ में नीचे दिया है विलेय का आयतन लीटर में, आयतन किस में दिया है लीटर में, लेकिन भैया आयतन को हम कहते हैं V। चलिए ये इतना हो गया, आगे सूत्र समझिए। क्लास दिया हुआ द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम, और इसका मोलर आयतन, इसका सॉरी मोलर द्रव्यमान पीछे ही मैंने निकाल के दिखाया था 100 होता है क्लास 100। द्रव्यमान मुझे बोला लीटर में, किसने बोला है लीटर में, तो क्लास क्या है वो लीटर में दिया है क्या, नहीं दिया है, 500 ml दिया है। अब ये ml को मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हम 1000 से भाग देते हैं। क्या करते हैं 1000 से
भाग देते हैं। लेकिन क्लास आप सभी को पता होगा ये अभी बटे में लिखा है, जो चीज़ बटे के भी बटे में होती है, देखो ये अपना मेन बटा, उसके बटे में ये, तो ये कहाँ जाती है, ये यहाँ ऊपर जाती है। इसका मतलब मोलैरिटी का हो गया 20/100 गुणित 50 और ये 1000 गया ऊपर। इसीलिए मोलरता का एक और सूत्र बना है, वो सूत्र देख लीजिए क्लास। वो इस अब मैंने करके दिखा दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। W/m गुणित V और ऊपर आ गया 1000। यही मैंने करा, W की जगह W, मोलर द्रव्यमान की जगह मोलर द्रव्यमान, और मुझे जो द्रव्यमान दिया था मिलीलीटर में वो 500 ml, लेकिन यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा V यहाँ किस में है, मिलीलीटर में। मतलब अगर मैं V को, आयतन को मिलीलीटर में लूँ तो काम चल जाएगा। इसको काट पीट लेते हैं, 1 0 से 1 0 कटा, इस 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, क्या बचा 2/5, 2/5, 2 को 5 से भाग दूंगा तो आंसर आएगा 0.4 मोल प्रति लीटर, 0.4 मोल प्रति लीटर। क्लास तो क्लास समझ गए आप। यहाँ आज हमारे इस पहले अध्याय का अंत होता है। अगर कोई भी दिक्कत आपको इस पाठ में आई हो तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा, मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे डाल देना। कमेंट बॉक्स होता है क्लास यूट्यूब पे वीडियो में, डाल देना, ठीक है। आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो ठीक लगे, अगर मैंने आपको ये सब समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँ तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे क्लास, ठीक है।